गुड इवनिंग एवरीवन। आपके सर्वे के पीआईक्यू का ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन तक हमने पिछले वाले क्लास में डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन। ठीक है, 2021 के आपके पीआईक्यू हैं ये सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। 18 तक लास्ट क्लास में हो गया था। इसमें क्या दिया हुआ था आपको? फोकल लेंथ गिवन था टैक्योमीटर का। टैक्योमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। टैक्योमीटर का आपको फोकल लेंथ गिवन था। ठीक है, इसमें आपको डिस्टेंस दिया हुआ था। आपको फाइंड क्या करने बोला था? एडिटिव कांस्टेंट आपको निकालने के लिए बोला था क्वेश्चन में। ठीक है, एडिटिव कांस्टेंट वैसे को बताइए, आपको टैक्योमीटर में दो कांस्टेंट होते हैं, एक होता है मल्टीप्लाइंग और सेकंड होता है आपका एडिटिव। तो मल्टीप्लाइंग को आप के से डिनोट करते हैं और एडिटिव को आप सी से डिनोट करते हैं। जो के का अगर फॉर्मूला बनता है तो वो बनता है आपका एफ अपॉन में आई, जहां पे एफ आपका फोकल है, आई आपका स्टेड या इंटरवल है। अगर क्वेश्चन में आपको फोकल डिस्टेंस गिवन होगा और स्टेडिया इंटरवल गिवन होगा तो आप एफ बाई आई कर पुट करके आप के की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सेम ऐसे सी होता है आपका एडिटिव कांस्टेंट। अगर आपको एफ दिया है, अगर डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में, तो फोकल डिस्टेंस और डिस्टेंस की हेल्प से आप एफ प्लस डी फॉर्मूला अप्लाई करके आप सी एडिटिव कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में के और सी का वैल्यू गिवन, कुछ क्वेश्चन पूछा है आपसे, के और सी का वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप के, अगर आपकी लेंस एनालिटिक है तो के का वैल्यू ऑटोमेटिकली 100 और सी का वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसलिए आपका एक क्वेश्चन पूछा है कि द लिमिट ऑफ एरर इन कोरिलेशन बाय शाफ्ट वायर शुड बी 2 मिनट ऑफ आर्क, 4 मिनट ऑफ आर्क, 11 मिनट ऑफ आर्क, 3 मिनट ऑफ आर्क और 6 मिनट ऑफ आर्क। जो लिमिट ऑफ एरर है इन कोरिलेशन बाय शाफ्ट वायर शुड बी कितना होगा? 2 मिनट, 4 मिनट, 11, 3 और 6। तो ये डायरेक्ट आपको याद करने वाला वैल्यू है, तो आप इसमें याद कर लेंगे। जो कोरिलेशन सॉफ्ट वायर के लिए है, जिसका लिमिट है, लिमिट ऑफ एरर जो है उसकी वैल्यू है 2 मिनट ऑफ आर्क है। ठीक है, 2 मिनट ऑफ आर्क, बस आपको याद कर लेना है, ये वैल्यू डायरेक्ट है। नेक्स्ट पे आइए। द परमिसिबल एरर क्या बोल रहा है? द परमिसिबल एरर ऑफ स्टैब्लिशिंग सरफेस बेंचमार्क इज। जो परमिसिबल एरर आप देते हैं सरफेस बेंचमार्क जब आप स्टैब्लिश करते हैं, जितना आप एरर अलाउ करते हैं परमिसिबल है, उसकी लिमिट क्या है? इनमें से कोई सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन। दूसरा बोलता है +-2 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। तीसरा बोलता है +-3 सेंटीमीटर पर किलोमीटर और +-6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, या फिर लास्ट ऑप्शन है +-4 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। बेंचमार्क पता है ना? बेंचमार्क क्या करते हैं? जब हम लेवलिंग स्टार्ट करते हैं तो जो एक रेफरेंस आप पॉइंट लेते हैं, बी +-2 सेंटीमीटर। वैल्यू सही है, ठीक है दिनेश, सही है, राइट वैल्यू है, +-2 सेंटीमीटर पर किलोमीटर होगा इसका। ठीक है, तो वैल्यू है ये, आपको याद ही करना है। जब भी आप बेंच मार्क स्टैब्लिश करते हैं किसी पॉइंट पे, तो जो उसका परमिसिबल एरर की वैल्यू होती है वो +-2 सेंटीमीटर होती है। इतना आप एरर अगर आपकी उसमें बेंचमार्क के रीडिंग में है तो आप उसको अलाउ कर देते हैं। नेक्स्ट आइए। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे या फिर रेलवे आपको क्या नीड होता है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का रिक्वायर्ड होता है, क्रॉस सेक्शन का रिक्वायर्ड होता है। सारे ऑप्शन सही है, कोई सा सही नहीं है। बोथ आपको लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शन का रिक्वायर्ड होता है। जब भी आप कोई लेंथ वाली चीज में आ रहा है, हाईवे आपका क्या है? लंबा है ना, इसका विड्थ तो छोटा होता है, लेंथ लंबा है, मतलब लेंथ में ज्यादा है आपका, चाहे हाईवे हो चाहे आपका रेलवे हो, है ना? चाहे हाईवे हो चाहे रेलवे हो, इसका लेंथ क्या होगा? लंबा।
ऐसा कुछ, ठीक है। विड्थ के कंपैरिजन मतलब चौड़ाई के कंपैरिजन में जब भी किसी चीज का लेंथ बहुत लंबा हो, तो इसको अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो जो आप यहाँ पे लेवलिंग करते हैं, लेवलिंग का जो प्रोसेस है जब अप्लाई करते हैं, तो देखो उसमें आप जो सेक्शन लेते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो जब भी आप कोई ऐसा चीज को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसका विड्थ बहुत कम है, उसका लेंथ ज्यादा है, तो उसके लिए आप ना लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शन दोनों करते हैं। लॉन्गिट्यूड का मतलब है इसके ये लंबे में, आपने जो भी सर्वे वर्क किया ऐसा किया, ये मतलब अब इस पॉइंट का ही फाइंड कर रहे हैं, यहाँ का फाइंड कर रहे हैं, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, ऐसा, इसको आप बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और क्रॉस सेक्शन क्या होगा अगर आप ऐसा सेक्शन भी ले रहे हैं, अगर आप ये सेक्शन लिए, ये सेक्शन लिए, ये सेक्शन, ये ऐसा। हाँ, आपने ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये, तो इसको आप बोलेंगे क्रॉस सेक्शन। तो जब भी आप हाईवे या रेलवे का अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके जो आप सेक्शन लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल तो लेते ही हैं, क्रॉस सेक्शन भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ई सही हो जाएगा, दिनेश सही है आपका आंसर। नेक्स्ट है ये, क्या बोला इसमें, अ सैंड बंकर of inverted cone shape has a base area equal to 200 meter square with 9 meter depth. A survey it would fetch dash meter cube of sand that is likely to be stocked in the bunker. एक सैंड बंकर है, कैसा शेप का है बोलता है, कोन, कोन के शेप का है। इसके बेस का एरिया आपको दे दिया कि 200 मीटर स्क्वायर है, 9 मीटर इसका डेप्थ है। आपको क्या फाइंड करना है, मीटर क्यूब, यानी कि तो वॉल्यूम फाइंड करना है, कितना उस बंकर में आपका सैंड आ पाएगा। कोन, कोन मतलब ऐसा, ये ऐसा कुछ कोन है आपका, ठीक है। इन्वर्टेड कोन है मतलब उल्टा कोन है, ठीक है। इसका बेस का एरिया आपको दे दिया है 200 मीटर स्क्वायर, इसका आपको हाइट दे दिया है डेप्थ 9 मीटर। आपको फाइंड करना है कि कितना वॉल्यूम इसके अंदर आ पाएगा, कितना वॉल्यूम सैंड इसके अंदर आ पाएगा। देखो इन जनरल अगर आपको कोन का वॉल्यूम फाइंड करना होता है, जो कोन आपका शेप है, इसका अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना होता है, तो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर यहाँ पे रेडियस होता है पे कोन का, एच आपका हाइट होता है। लेकिन यहाँ पे आपको रेडियस वेडियस गिवन नहीं, डायरेक्ट आपको बेस का एरिया दिया है और हाइट दिया है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। देखो अगर आपको ऐसा पूछे तो दैट आपका बेस का एरिया, बेस एरिया इनटू में आपका हाइट, दैट आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो बेस एरिया पता है आपको 200 है मीटर स्क्वायर में, हाइट आपका 9 मीटर है, सॉल्व कर दीजिए कितना जाएगा ये, और क्या जाएगा, मीटर यहाँ स्क्वायर था, मतलब मीटर यहाँ पे 2 बार है, 1 मीटर यहाँ 3 मीटर हो गया, तो 3 मीटर क्यूब, ये देखो आ गया 1800 मीटर क्यूब। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्लियर है, ये कैसे आया। तो बहुत बार आपसे ना शेप से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जाम में, कोन हो गया, ट्राइंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। जैसे इससे पहले हमने ट्राइंगल देखा, ट्रेपेजियम देखा कि a+b/2 × h। तो अगर आपको ट्रेपेजियम मतलब किसी भी आपको शेप का, आपको अगर डिफरेंट उसका पार्ट्स का वैल्यू दिया है, उसका लेंथ हाइट विड्थ दिया है, और आपसे उसका वॉल्यूम पूछ लेगा, एरिया पूछ लेगा, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर यहाँ पे आपको हाइट देता और रेडियस देता आपके कोन का, तो आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ रेडियस आपको गिवन नहीं है, आपको बेस का एरिया पता और हाइट पता, तो दो डाटा मल्टीप्लाई कर दिया और आपको कोन का एरिया, सॉरी एरिया बोलती हूँ, वॉल्यूम मिल गया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
यहाँ देखिए इसमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। देखो जो थियोडोलाइट है ना आपका, उसमें आपके पास डिफरेंट एडजस्टमेंट होते हैं, परमानेंट एडजस्टमेंट, ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन बोलता है एडजस्टमेंट ऑफ रिवर्सिंग पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ साइट, एडजस्टमेंट ऑफ एल्टीट्यूड बबल, एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल और एडजस्टमेंट ऑफ पिवोट। इनमें से किसका आप परमानेंट एडजस्टमेंट का कोई पॉइंट नहीं है थियोडोलाइट में, थियोडोलाइट के लिए? देखिए एक होता है आपका टेम्पररी एडजस्टमेंट और एक होता है आपका परमानेंट एडजस्टमेंट। जो आप फील्ड में जाते हो, अपना अपना इंस्ट्रूमेंट लेके गए फील्ड में, और रोज दिन जो आप कर रहे हैं, जैसे कि आपने सेंटरिंग किया, फिर आपने लेवलिंग किया, उसका आप साइट का मतलब साइटिंग कर रहे हो, तो ये एक टेम्पररी एडजस्टमेंट। गए फील्ड में, अपने अपना जो आपका ट्राइपॉड, ट्राइपॉड के ऊपर आपने डंपी लेवल को फिक्स किया, फिर थोड़ाइट को फिक्स किया, फिर उसके फुट स्क्रू की हेल्प से आपने उसको पहले नॉर्मल, आपने उसका सेंटरिंग कर लिया, आपने सेंटर फाइंड कर लिया, फिर उसको आपने लेवल कर लिया, फिर उसको आपने फोकस कर लिया, उसका आपने रीडिंग को पढ़ना चालू किए। तो ये जो आपने एडजस्टमेंट किया, इसको आप बोलते हैं टेम्पररी एडजस्टमेंट, ठीक है। अब एक आपका एडजस्टमेंट होता है परमानेंट। अब देखो जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है उनमें अपनी कुछ एक्सिस होती है, जैसे लाइन ऑफ साइट हो गया, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप हो गया, लाइन ऑफ कॉलिमेशन हो गया, ठीक है, प्लेट लेवल का एडजस्टमेंट हो गया, मतलब कि लाइन हो गया, आपके टेलीस्कोप का लाइन हो गया, ठीक है, एल्टीट्यूड बबल का लाइन हो गया, उसकी एक्सिस हो गई। तो इन सब के बीच कुछ फंडामेंटल रिलेशन होता है आपके इंस्ट्रूमेंट। अब देखो ये सारी जितनी भी लाइंस मैंने बोली ना, ये सारी इमेजनरी लाइंस, आपको दिखती नहीं है, आपको लाइन ऑफ साइट नहीं दिखता, आपको एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल नहीं दिखता, आपको एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल नहीं दिखता। ये सारी जो प्लेट लेवल के ऊपर लाइन जा रही होगी इमेजनरी है, इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल। जो आपके एल्टीट्यूड बबल के ऊपर से लाइन जा रही होगी स्ट्रेट लाइन, जो इमेजनरी लाइन पास हो रही है, उसको आप बोलेंगे। वैसे आप लाइन ऑफ साइट, जो इमेजनरी लाइन आपकी पास हो रही है क्रॉस हेयर से लेके आपके ऑब्जेक्टिव से आगे निकल, उसको आप लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। तो ये सारी इमेजनरी लाइंस हैं, तो इनके बीच में भी कुछ रिलेशनशिप होते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन अगर ये किसी कारण से डिस्टर्ब हो गए, तो उसको आपको पहले फिक्स करना होता है। अगर वो सही नहीं है तो आपको रीडिंग सही नहीं मिलेगा फील्ड में, भले आप जितना भी आप वहां पे एडजस्टमेंट का काम कर रहे हो, तो उसको आपको आपको जो सही रीडिंग, आपके वैल्यू जो आपका एक्चुअल ग्राउंड में है, वो आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आपका जो परमानेंट एडजस्टमेंट है सारे लाइंस के बीच में, वो सारे सही होने चाहिए। तो थियोडोलाइट में मैं आपको जब पढ़ाई थी तो टेम्पररी एडजस्टमेंट भी बताई थी आपको, और परमानेंट एडजस्टमेंट भी बताई थी। फंडामेंटल आपको लाइंस बताई थी कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के बीच में क्या आपका रिलेशनशिप बनता है, लाइन ऑफ साइट के साथ क्या रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। तो इसमें ना देखो, लाइन ऑफ साइट का एडजस्टमेंट करते हैं, बबल ट्यूब का भी करते हैं, प्लेट लेवल का भी करते हैं, पिवोट का भी करते हैं। ये रिवर्सिंग पॉइंट एडजस्टमेंट ऐसा कोई भी थियोडोलाइट में पॉइंट नहीं है, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें सही कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रिवर्सिंग पॉइंट का एडजस्टमेंट, ऐसा कुछ एडजस्टमेंट आपके थियोडोलाइट में नहीं होता। लाइन ऑफ साइट का एडजस्टमेंट होता है, एल्टीट्यूड बबल का एडजस्टमेंट होता है, प्लेट लेवल का एडजस्टमेंट होता है, पिवोट का एडजस्टमेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आइए। इसमें क्या बोलता है, इफ द बियरिंग ऑफ अ लाइन इज साउथ 30 डिग्री ईस्ट, द एंगल द लाइन इज मेकिंग फ्रॉम नॉर्थ इज। अगर किसी लाइन की बियरिंग आपको गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि नॉर्थ से उसका एंगल कितना होगा। ऑप्शन ए 150 डिग्री, बी में बोलता है कोई सा सही नहीं है, सी है 210 डिग्री, डी है 230 डिग्री, और ऑप्शन ई है आपका 30 डिग्री। आपको नॉर्थ से जो एंगल बन रहा है इस लाइन का, इस बियरिंग वाले लाइन का, आपको उसके लिए बताना है। कितना हो जाएगा बताइए? कितना आ जाएगा इसका आंसर? 150 बोल रहे हैं दिनेश। चलिए देख लेते हैं। क्या बोला है आपको? नॉर्थ ऊपर है, साउथ इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। साउथ 30 डिग्री ईस्ट, यानी कि आपका साउथ और 30, तो इधर कहीं बनेगा ये लाइन,
ये आपको दिया है पार्थ 250 बोल रहे हैं। 250 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ये आपको दिया है 150। अच्छा चलिए, ये दिया है आपको साउथ 30 डिग्री ईस्ट। ये आपको बियरिंग गिवन था क्वेश्चन के हिसाब से। आपसे क्या पूछा था कि नॉर्थ से जो आपका एंगल बन रहा है वो कितना होगा, नॉर्थ से। ठीक है, क्या पूछा था, नॉर्थ से। देख लेते हैं भाई कितना हो जाएगा नॉर्थ से। देखिए, नॉर्थ से बताना है आपको ये कितना होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं 180 डिग्री में से, पूरा आपका ये 180 होता है, ये अगर मैं बात करूं ये पूरे का, तो ये 360 होता है पूरा। अगर मैं इसके हाफ का बात करूं तो 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं इस 180 डिग्री में से अगर माइनस करूं 30 डिग्री, तो मेरे को मिल जाएगा वाला एंगल। वही तो फाइंड करना है, 150 डिग्री। इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आइए। ये क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ अ डबल लाइन रिवर कंटूर आर। अगर आपके पास कोई डबल लाइन की रिवर है, तो जो कंटूर आप ड्रॉ करेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे। पहला बोलता है ऑप्शन ड्रॉन अक्रॉस द वाटर, वाटर के अक्रॉस में आप ड्रॉ करोगे उसको। ऑप्शन बी बोलता है स्टॉप एट द एज ऑफ द रिवर, जो आपका रिवर का एज है वहां पे आप स्टॉप कर दोगे, मतलब वहीं तक का कंटूर आप ड्रॉ करोगे। सी बोलता है स्टॉप एट द बैंक ऑफ द रिवर, जो आपके रिवर का बैंक होगा वहां पे आप स्टॉप कर दोगे। ऑप्शन डी बोलता है कोई सा ऑप्शन सही नहीं है। ई बोलता है ड्रॉन बाय पैराबोलिक कर्व हैविंग द वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ द वाटर। पैराबोलिक कर्व आप बनाओगे जिसका वर्टेक्स, उसका जो वर्टेक्स है सेंटर, वो जो वाटर का सेंटर पे आप उसका वर्टेक्स होगा। पार्थ बी बोल रहे हैं। डबल लाइन रिवर, ऑप्शन बी सही है। ये भी आपको याद करने जैसा वाला है, इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, डबल लाइन रिवर के कंडीशन में पे क्या है कि जो भी इसका आपके रिवर का जो भी एज है, जो जैसे रिवर बह रही है, तो जो रिवर की आपकी एज है वहां पे आके आप कंटूर को आप क्या कर दोगे, रोक दोगे, मतलब वहीं तक का आप ड्रॉ करते हैं कंटूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, फॉर ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी द लेवल मस्ट बी सेट अप। आपको अगर ट्रू डिफरेंस फाइंड करना है, ट्रू डिफरेंस एलिवेशन फाइंड करना है 2 पॉइंट के बीच में, ए और बी 2 पॉइंट है, उसका अगर आपको ट्रू डिफरेंस एलिवेशन फाइंड करना है, तो आपको लेवल को अपने मतलब डंपी लेवल को कहाँ पे सेट करना चाहिए। पहला ऑप्शन बोलता है एट एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बी के बीच में कहीं भी आप अपने इंस्ट्रूमेंट को रख दो। दूसरा बोलता है बी के आप पास रखो। सी बोलता है एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी पर रखो। ऑप्शन डी बोलता है नन ऑफ द, कोई सही नहीं है। ई बोलता है ए के पास में रखना। क्या हो जाएगा इसके लिए, आपको अगर ट्रू डिफरेंस फाइंड करना है तो आपको अपने लेवल को कहाँ पे सेट करना है। पार्थ सी बोल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी ही सही होगा इसमें। देखो, जब भी अगर आपको पास 2 पॉइंट है ए और बी, 2 पॉइंट, अगर आपको एग्जैक्टली ट्रू मतलब एकदम सही डिफरेंस फाइंड करना है, जिस ट्रू डिफरेंस का मतलब होता है कि ऐसा जिसमें आपको करेक्ट जो आपका रीडिंग है उसमें आपको रिफ्रैक्शन या फिर कर्वेचर कोई भी करेक्शन अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप अगर अपने इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल बीचों बीच, ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच में आप रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, लेवल को आपने ए और बी के बीच बिल्कुल बीच में रख के आपने लेवलिंग लिया है, तो आपको ए और बी के बीच में एग्जैक्ट ट्रू डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए। मेरिडियन इज डिफाइंड एज, मेरिडियन क्या होता है भाई। ऑप्शन ए बोलता है अ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पोल्स विद द सरफेस ऑफ अर्थ। ऑप्शन बी बोलता है कोई सही नहीं है। सी बोलता है जो जीएमटी होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, उसी को आप मेरिडियन बोलते हैं। ऑप्शन डी बोलता है अ लाइन लेइंग इन द मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑप्शन ई बोलता है
इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ विथ इट्स सरफेस। दिनेश ई बोल रहे हैं। मेरिडियन। मेरिडियन देखिए होता है ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। बताई हूँ आपको मैं, जब मेरिडियन हम डिस्कस किए थे क्लास में तो आपको बताई थी मेरिडियन क्या होता है। एंगुलर मेजरमेंट वाले टॉपिक में मेरिडियन डिस्कस किया था हमने, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। जो ट्रू मेरिडियन होता है उससे जो आपका एंगल बनता है उसको आप ट्रू एंगल, ट्रू बियरिंग बोलते हैं। जो आपके मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो आपका लाइन बनता है, एंगल बनता है, उसको आप मैग्नेटिक बियरिंग बोलते हैं। मेरिडियन आपका अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है? जो आपके एग्जैक्टली नॉर्थ और एग्जैक्टली साउथ वाले लाइन को ज्वाइन कराता हुआ जो आपका लाइन ड्रॉ होता है उसको आप मेरिडियन बोलते हैं। तो ऑप्शन ई भी सही होता, ऑप्शन ई भी सही होता, लेकिन इसमें कहीं पोल नहीं लिखा हुआ है। देखिए पोल का जिक्र नहीं है इसमें। इसमें क्या बोला, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के सेंटर से पास होगा वो तो ठीक है, लेकिन विथ इट सरफेस इसने लिखा है, सब पोल का तो जिक्र ही नहीं है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन पासिंग थ्रू दी पोल्स। आपके जो लाइन पोल से पास होंगी, जो आपके जो ट्रू नॉर्थ है, जो ट्रू साउथ। देखो आपके पास दो नॉर्थ दो साउथ होता है, हम डिस्कस किए थे क्लास में। एक जनरल जो आपका अर्थ का नॉर्थ जो आपका साउथ है, लेकिन आपका अर्थ क्या है, हल्का सा टिल्टेड है, तो उसके कारण उसका नॉर्थ और साउथ का हो जाता है, हल्का अलग हो जाता है ना। तो जो लाइन आपके पोल्स के थ्रू से पास होंगी उनको आप बोलेंगे मेरिडियन। क्लियर है क्या? ई वाले पॉइंट में आपके पोल के बारे में कुछ नहीं बोला है, सेंटर से जा रहा है बोल रहा है इसमें बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। द मूवेबल हेयर मेथड ऑफ टैक्योमेट्री इज ऑल्सो नोन एज। देखिए टैक्योमेट्री में आपका डिफरेंट अलग अलग मेथड है, ठीक है। स्टेडिया मेथड है ना, फिर ऐसे और भी मेथड। तो जो आपका एक होता है मूवेबल हेयर मेथड, जो स्टेडिया मेथड में क्या होता है कि जो आपके क्रॉस हेयर्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इस जो क्रॉस हेयर नॉर्मली ऐसा होता है, अगर इसमें दो लग गया ऊपर और नीचे एक और हेयर लग जाए तो इसको हम बोलते हैं स्टेडिया हेयर। तो अगर इसमें आपका, अगर आप इन हेयर को मूव नहीं कर सकते तो ऐसे हेयर को आप बोलते हैं फिक्स्ड स्टेट या फिर फिक्स्ड हेयर मेथड, है ना। और इन जनरल हम लोग फिक्स्ड हेयर मेथड ही यूज करते हैं। लेकिन एक आपके पास मूवेबल हेयर मेथड भी होती है जिसमें आप अपने हेयर्स को मूव कर सकते हैं आगे पीछे, ठीक है। इस मेथड को और कौन से नाम से बोलते हैं? ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन ए सही है इसमें, सबटेंस मेथड। तो मूवेबल हेयर मेथड को सबटेंस मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। अगर इसमें क्या होता है, आप अपने इस हेयर को मूव कर, जो आप ऑब्जर्वर जो होता है, सर्वेयर को, जो आपका जो स्टाफ पकड़ा हुआ है उसको एक्सप्लेन कर समझाता है कि जो हेयर को ऊपर नीचे मूव करने के लिए उसको गाइड करता है इसमें, ठीक है। आप इसमें हेयर को ही मूव कराते हैं। लेकिन जो आपका फिक्स्ड स्टेडियम मेथड होता है उसमें आप मूव नहीं कर, जो आपको वैल्यू दिख रहा है आप उसको यहाँ पे आप पढ़ते हैं। जो भी आपने स्टाफ जो भी रीडिंग जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है, वहां पर जो रीडिंग आपको दिख रही है उस रीडिंग को आप अपने स्टेडिया हेयर्स में रीड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए। तो क्या बोलता है, द लाइन ऑफ साइट इज केप्ट एज हाई अबव ग्राउंड सरफेस एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द एरर इन द ऑब्जर्व्ड एंगल ड्यू टू। आपका जो लाइन ऑफ साइट है उसमें जो भी एरर आ रहा है वो क्यों आ रहा है? वर्टिकल रिफ्रैक्शन के कारण, हॉरिजॉन्टल रिफ्रैक्शन के कारण, शिमरिंग के कारण। कोई सा ऑप्शन सही नहीं है, या सिमरिंग और रिफ्रैक्शन दोनों के कारण आपके पास लाइन ऑफ साइट में आपके पास एरर आपको आते हैं। मतलब जो लाइन ऑफ साइट का आप थोड़ा हाई रखते हो ग्राउंड सरफेस से, उसको आप थोड़ा हाई रखने का ट्राई करते हो, किस एरर को रिमूव करने के लिए?
तो इसमें ध्यान देंगे, जो भी आप लाइन ऑफ साइट है आपकी, लाइन अगर ऐसी जा रही है तो आप उसको हल्का सा रेज रखते हो ऐसा, ताकि आपका जो भी शिमरिंग और जो हॉरिजॉन्टल रिफ्रैक्शन का जो भी आपका एरर आ रहा है उसको आप रिमूव कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, ऑप्शन ही सही है इसमें। नेक्स्ट आइए, ये क्या बोल रहा है, द ऑफसेट टेकन एट 3 मीटर इंटरवल फ्रॉम अ सर्वे लाइन आर। आपने ऑफसेट लिया है हर 3-3 मीटर इंटरवल पे, आपको अलग अलग वैल्यू मिल रही है अपने लाइंस की। आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द एरिया, आपको एरिया फाइंड करने बोला है एक इररेगुलर बाउंड्री का। किस रूल से, ट्रैपोजॉइडल रूल से। मैंने आपको डिफरेंट तरीके बताए थे वॉल्यूम या फिर एरिया फाइंड करने का, से ट्रैपोजॉइडल हो गया, सिम्पसन हो गया, ठीक है, इस टाइप के, मिड ऑर्डिनेट रूल हो गया, तो ऐसे डिफरेंट मेथड डिस्कस किए थे। आपको ट्रैपोजॉइडल रूल के हिसाब से, है ना, आपको एरिया कैलकुलेट करना है, जिसका आपको इंटरवल दिया है कि आपने हर 3-3 मीटर के इंटरवल पे आपने क्या किया है, जो आपने ऑफसेट ड्रॉ किया है हर 3 मीटर इंटरवल पे ड्रॉ किया है। 3 मीटर आपको वैल्यू मिला 3.82, फिर आगे 3 मीटर में आपको मिला वैल्यू 4.37, ऐसे सो ऑन। आपको इसका एरिया फाइंड करना है, इस इररेगुलर बाउंड्री का आपको एरिया फाइंड करना है ट्रैपोजॉइडल रूल के फॉर्मूले से। बताइए क्या हो जाएगा। आपको ट्रैपोजॉइडल रूल लगाना है या सिम्पसन रूल लगाना है, दोनों के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इससे ना एरिया एंड वॉल्यूम वाले जो टॉपिक है ना, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, बस अगर फॉर्मूला याद रहेगा आपको तो आप फटाफट अप्लाई करेंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए जो ट्रैपोजॉइडल फॉर्मूला होता है, देखो जो सिंपल आपका ट्रेपेजियम होता है ना, ट्रेपेजियम ऐसा कुछ होता है ये, इसको आप ए बोलते हैं, इसको आप बी बोलते हैं, इसको आप एच बोलते हैं। आपको किसी ट्रेपेजियम में हाइट दे दे, ये ऊपर का ए दे दे और बी दे दे, ठीक है, आपको इसका एरिया अगर फाइंड करने बोला तो आप सिंपल क्या करते हैं, ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच। सिंपल अगर आपको एरिया फाइंड होता है, एक अगर ट्रेपेजियम दिया हुआ है, आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच कर देते हैं आप। लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग ऑफसेट के टर्म में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो जब भी आपको ट्रैपोजॉइडल रूल से फाइंड करने बोलेगा तो इसका फॉर्मूला भी बनता है, इस टाइप का बनेगा। आपको दो तरीके से फॉर्मूला एग्जाम मतलब कि बुक वगैरह में दिखेगा। एक मिलेगा आपको एच एच बाई 2 ब्रैकेट में A1 प्लस AN प्लस +2 के साथ बाकी सारा A2 A3 A4 आगे सो ऑन। ये फॉर्मूला एक आपको मिलेगा H, यहाँ रहेगा A1 प्लस AN बाई 2 और साथ में रहेगा सारा आपका फिर ऐसा A2 A3 A4 आगे सो ऑन। ये फॉर्मूला है आपका। ठीक, अब देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे जो ये एच दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन में आपको एच दे दिया है, हर आपने जो ये इंटरवल होता है ना, इसी को आप एच बोलते हैं। ये दोनों फॉर्मूला से आप निकालेंगे, दोनों से आपको सेम वैल्यू ही मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं। किसी में आपको ये वाला दिखेगा फॉर्मूला, किसी में आपको ये, इसलिए मैं दोनों दोनों फॉर्मूला लिख दी हूँ यहाँ पे। देखिए अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, ये जो एच होता है ना, ये जो एच होता है, ये जो आपको इंटरवल क्वेश्चन में देगा कि इतने इतने मीटर में आपने मतलब कि फाइंड किया है वैल्यू, और इसका वैल्यू एच का वैल्यू जितना आप पूरे सर्वे करो सब में सेम होगा। उसमें बोला कि हर 3-3 मीटर इंटरवल में है, तो एच आपको दे दिया है 3। तो मैं अगर इस फॉर्मूले से बनाऊं, इस फॉर्मूले तो एच यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3। अब क्या बोलता है, A1 प्लस AN, A1। अब मेरा अगर ये मेरे को अलग अलग वैल्यू है, ये मेरा अलग अलग वैल्यू है,
सॉरी ये तो वॉल्यूम के लिए कोड बन गया ना, वॉल्यूम के लिए अगर ये चीज अगर आपको उसके लिए फाइंड करना है तो हो जाएगा एच y1 प्लस yn/2 प्लस y2 y3 y4 एंड आगे सो ऑन। ठीक, दोनों के लिए सेम होता है। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस तो हम y लिख लेंगे, एरिया होता है तो हम a लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपका y1 है, स्टार्टिंग में लिखा ना वैल्यू आपका y1 है, ये y2 है, ये y3, ये y4, ये y5, ये y6, ये y7, ये y8। तो यहाँ पे a1 का मतलब है, ये y1 का मतलब है स्टार्टिंग वाला वैल्यू यानी कि 3.82 प्लस ए एन मतलब कि लास्ट वाला वैल्यू यानी कि 8.42। इसको आप डिवाइड कर दिए 2 से, लो अब बाकी जितना बचा हुआ वैल्यू सबको लिख दो, कितना कितना है 4.37 प्लस 6.82 प्लस 5.26 प्लस 7.59 प्लस 8.9, ये लो वैल्यू मिल गया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, आप क्या करेंगे 3.82 और 8.42 को जोड़ दो, आपको मिलता है 12.24, इसका वैल्यू मिलेगा आपको 12.24। डिवाइड कर दीजिए 2 से, इसको इन चार को जोड़ दो, जोड़िए 4.37 प्लस 6.82 प्लस 5.26 प्लस 7.59 और प्लस 8.4। एक और वैल्यू खा गई क्या मैं, ये भी तो है 9.52 प्लस 8.9 प्लस 9.52। तो ये आपको मिलता है 42.46। अब आप कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए तो ये जाएगा 2 से 12, 2 इंटू 2 6.12 प्लस 42.46। इसको सॉल्व कर दीजिए। अरे एक और गड़बड़ हो गया है, ये भी तो है लास्ट वैल्यू, तो ये है y9 6.43। 2 सेकेंड, ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया है। ये गलत हो गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8.9, साथ में आ जाएगा आपका प्लस 9.52 प्लस हो जाएगा 8.42 और यहाँ पे होगा आपका 6.43। ये वही स्टार्टिंग वाला वैल्यू है ये, और लास्ट वाला वैल्यू है ये आपका 6.43। ये ठीक है, इसको जोड़ दीजिए 3.82 और 6.43, ये आपको मिल रहा है 10.25। डिवाइड करेंगे तो उसमें मिलेगा 5.125। इसको जोड़ दीजिए 4.37 प्लस 6.82 प्लस 5.26 प्लस 7.59 प्लस 8.9 प्लस 9.52 प्लस 8.42, ये मिलेगा 50.88। अब आप सॉल्व किए तो मिलेगा यहाँ पे, इसको इन दोनों को प्लस कर लेना, इस 3 से मल्टीप्लाई करना तो 168.015 मीटर स्क्वायर एरिया आपका आ गया। एरिया क्लियर है क्या? तो ट्रेपोजोइडल आपके एरिया के लिए पूछे,
चाहे वॉल्यूम के लिए पूछे, फॉर्मूला सेम होता है। अगर एरिया के टर्म में पूछेगा मतलब आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है तो उसका y1 से डिनोट करेंगे। अगर वॉल्यूम पूछेगा तो आपको एरिया के क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो वहां पे आप इसको एरिया के टर्म पे फॉर्मूला लिख लेंगे। बस क्या करना है, बाहर में h रहेगा, ब्रैकेट में a1 प्लस an/2, बाकी जितना बीच में बचा हुआ रहेगा सबका आप प्लस साथ लिख देंगे। क्लियर है क्या? नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला। नहीं लिखे हैं तो फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें? इसमें कोई डाउट है क्या? समझ में आया ना ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, द फॉर्मूला फॉर करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन इज, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला कौन सा है? द फॉर्मूला फॉर करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन, CR, ऑप्शन ए माइनस में 0.0112 d², पॉजिटिव 0.0785 d², 0.0785 d², कोई सा ऑप्शन सही नहीं है, प्लस में 0.0112 d²। रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला कौन सा सही है? देखिए लेवलिंग में क्या होता है, जो हम नॉर्मली करते हैं सर्वे, दो टाइप का सर्वे होता है, प्लेन सर्वे या फिर जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे में आप सब कुछ को मान चलते हैं प्लेन, ठीक है, सब कुछ ऐसा प्लेन है, लेकिन एक्चुअल में आपका अर्थ ऐसा प्लेन बिल्कुल नहीं है, वो ऐसा कैसा है, कर्व शेप का है। तो जब भी आप कर्व में अपने इस लेवलिंग को रखते हैं ऐसे, आपको पढ़ना चाहिए ऐसा वाला रीडिंग, अपने जो अर्थ के शेप में जो लेवल लाइन, ये पढ़ना चाहिए आपको लेवल लाइन। लेकिन जो आपका लाइन ऑफ साइट निकलता है ना, जो आपका लाइन ऑफ साइट निकलता है वो ऐसा होता है, ऐसा। ये आप रीडिंग इस ब्लैक वाले को पढ़ते हैं, आपको एक्चुअल में पढ़ना चाहिए ये वाला, ये रेड वाले पॉइंट की वैल्यू को। अगर आप यहाँ कहीं पे स्टाफ रखें, यहाँ स्टाफ रखें, यहाँ स्टाफ रखें, तो आपको ये जो रेड लाइन दिख रहा है, ये रेड लाइन ये पढ़ना चाहिए, इसकी वैल्यू को, इसकी वैल्यू को, इसकी वैल्यू को। लेकिन आप पढ़ते हैं ब्लैक वाले वैल्यू को। आप पढ़ते किसको है, ये देखो, इस पॉइंट को आप पढ़ते हो, इस पॉइंट को पढ़ते हो, इस पॉइंट को पढ़ते हो। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम से आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, ये आपका एरर है, ये एरर की वैल्यू भी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। तो जब आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे हम लोग को जो आपके अर्थ में कर्वेचर है शेप, और जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, जब आप रीडिंग को पढ़ रहे हैं तो जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, उस रीडिंग को आपको आपके वैल्यू से रिमूव करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला और आप कर्वेचर के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, और एक होता है कंबाइंड करेक्शन, ठीक है। तो जब भी आपसे रिफ्रैक्शन पूछे तो इसका फॉर्मूला, पार्थ बोल रहे हैं ई, वेरी गुड, सही ऑप्शन ई। ये भी दिया है लेकिन नेगेटिव साइन दिया है, ध्यान देंगे, जो CR होता है ये पॉजिटिव साइन में होता है, 0.0112 d²। यहाँ पे d की वैल्यू हमेशा किलोमीटर में होती है। अगर वही चीज पूछे यहाँ पे CC, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है CC कितना होगा, कंबाइंड करेक्शन फॉर, देखो कंबाइंड करेक्शन, एक होता है कर्वेचर, एक होता है रिफ्रैक्शन, एक होता है कंबाइंड। कंबाइंड पूछा है, इसका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 36 नंबर वाले क्वेश्चन का? कोई से सही नहीं है, प्लस प्लस 0.0785,
प्लस 0.0673 d² माइनस में 0.0673 d² या माइनस में 0.0800785 d²। कौन से 36 नंबर का? कंबाइंड करेक्शन कौन सा होगा? ए बी सी डी और ई। देखिए सी आर तो ये हो गया, जो सी सी होता है ना आपका, ये होता है आपका माइनस में 0.0845 d², और जो कंबाइंड होता है माइनस में 0.0673 d²। 0.0673 d²। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इससे न्यूमेरिकली बनते हैं, ध्यान देंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में डिस्टेंस दे दिया है, डिस्टेंस दिया है 50 किलोमीटर, और बोल दिया आपसे कि आप कंबाइंड करेक्शन फाइंड करिए, इसके लिए डिस्टेंस आपको दे दिया 50 किलोमीटर, और इसके लिए कंबाइंड करेक्शन की वैल्यू कितनी होगी आप फाइंड करिए। तो आपको सिर्फ डी को पुट करना है 50 किलोमीटर, और मल्टी 50 × 50 कर देंगे तो डी का स्क्वायर आ गया। और जो भी आपसे पूछा है, रिफ्रैक्शन पूछा है, करेक्ट कर्वेचर पूछा है, कंबाइंड पूछा है, तो इससे भी न्यूमेरिकल टाइप से भी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट आइए, इफ क्यू बी द रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ द लाइन ऑफ लेंथ एल, देन द डिपार्चर इज गिवन बाय। ये आपके ट्रैवर्स क्वेश्चन है, ट्रैवर्स वाले का। ट्रैवर्स, ट्रैवर्स में आपने देखा होगा लैटिट्यूड डिपार्चर, लैटिट्यूड और डिपार्चर। ठीक है, आपसे क्या होगा? अगर रिड्यूस्ड बियरिंग यानी कि थीटा की वैल्यू, बियरिंग की वैल्यू अगर आपको क्यू है, कोई आपका लेंथ जो है, लेंथ किसी का लेंथ आपका एल है, तो इसका डिपार्चर क्या होगा? डिपार्चर जो आपको ट्रैवर्स में पढ़ाई थी, तो यहाँ पे आपको मैं लैटिट्यूड और डिपार्चर, लैटिट्यूड डिपार्चर के बारे में बताई थी आपको। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एल कॉसेक क्यू, एल साइन ऑफ क्यू, एल सेक क्यू, एल टैन क्यू, एल कॉस क्यू। क्या होगा इसका आंसर? लैटिट्यूड डिपार्चर, ट्रैवर्स के टॉपिक का क्वेश्चन है ये। देखिए जब भी आपसे कोई ये लेंथ, ये आपका कोई लेंथ है, ये कोई मान लीजिए कोई ये लेंथ का लाइन है, इसकी बियरिंग जो है, इसकी बियरिंग थीटा है। अगर आपको इसके लिए लैटिट्यूड फाइंड करना है, या फिर डिपार्चर फाइंड करना है, या फिर आपको डिपार्चर फाइंड करना है, तो जो लैटिट्यूड होगा इस एल लाइन के लिए, ये होगा आपके पास, फॉर्मूला बनता है इसका, एल लैटिट्यूड के लिए बनता है एल कॉस ऑफ थीटा, एल कॉस ऑफ थीटा। डिपार्चर के लिए बनता है एल साइन ऑफ थीटा, एल साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब आपके पास क्या, आपको फाइंड क्या करने बोला है? डिपार्चर। थीटा की वैल्यू दी हुई है क्यू के टर्म में, लेंथ आपका एल है, तो डिपार्चर कितना हो जाएगा? एल साइन थीटा तो होता, लेकिन थीटा की जगह यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एल साइन ऑफ क्यू। ऑप्शन बी। क्लियर है क्या ये? अगर आपसे लैटिट्यूड पूछता तो होता एल कॉस ऑफ थीटा, थीटा जो यहाँ पे वो क्यू के टर्म में है, तो इसलिए एल साइन ऑफ क्यू हो गया। अगर आपसे लैटिट्यूड पूछता तो होता एल कॉस ऑफ क्यू। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट पे आइए। इफ क्वाड्रेंट बियरिंग ऑफ लाइन इज इतना, देन इट होल सर्कल बियरिंग इज। आपको किसी लाइन की क्वाड्रेंट बियरिंग में वैल्यू दी हुई है, नॉर्थ 30 डिग्री 20 मिनट ईस्ट, तो इसके लिए आपसे पूछा है कि इसका होल सर्कल बियरिंग का वैल्यू कितना होगा? बताइए कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा?
देखिए बनाइए, क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ठीक है। नॉर्थ 30 डिग्री 20 मिनट ईस्ट, किस क्वाड्रेंट बनेगा वैल्यू? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में बनेगा ये दिया है आपको 30 डिग्री 20 मिनट। आपको होल का बियरिंग में आंसर करना है। जब भी आप WCB पार्थ बी, चलिए वेरी गुड। जब भी आप WCB सिस्टम में आंसर करते हैं, होल सर्कल बियरिंग में जब भी आप आंसर करते हैं, आप वैल्यू को नॉर्थ से मेजर करते हैं, नॉर्थ से उस लाइन तक, तो यहीं तक तो आएंगे। तो इसका होल सर्कल बियरिंग में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री 20 मिनट। उतने में तो खत्म हो गया नॉर्थ से वैल्यू तक। अगर ये लाइन मेरा यहां बनता, अगर ये लाइन मेरा मान लो यहां कहीं पे बनता, तो मेरा मेरा अगर ये लाइन मान लो ये कोई L लेंथ का लाइन है ना, किसी थीटा का यहाँ पे ड्रॉ होता, तो मेरे को अगर WC पूछता कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मैं यहां से यहां तक में आती, यहां से यहां तक में आती। लेकिन अभी क्या है, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाइन था, यहीं तक मैं मेजर करूंगी, तो ये मेरे को वैल्यू मिल गया। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ये जो ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है 30 डिग्री 20 मिनट, ये 20 डिग्री हो गया, सारे मिनट है ये सारे 20 मिनट, ये 20 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, इस टाइप के हैं। ठीक है, ये डिग्री है और ये मिनट है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये गलत हो गया, डिग्री डिग्री दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। इसमें क्या बोलता है आपसे? 295, इस वाले का 41 का आंसर कर रहे हैं। 41 वाले का, हाँ, इसमें क्या बोल रहा था कि द रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ लाइन इन सर्वेइंग बिलो ग्राउंड इज नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट। क्या दिया था इसमें? ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। नॉर्थ 65 डिग्री बोल रहा है ना, 65 मतलब कहाँ हो गया आपका? नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ कहीं पे लाइन बन रही है आपकी, आपकी लाइन यहाँ पे बन रही है। ये है आपका 65 डिग्री, नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट, ये लाइन बन गया। आपको होल सर्कल बियरिंग में आंसर करना है, होल सर्कल बियरिंग में। ठीक है, चलिए, होल सर्कल बियरिंग में जब भी आप आंसर करते हैं, बस आपको ये ध्यान देना है कि आप नॉर्थ से क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे घूमते हैं WCB में? क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हैं और नॉर्थ से घूमते हैं। तो नॉर्थ से आपको यहां जाना है, ये जाना है आपको। आपको ये पता है 65, आपको ये एंगल बताना है। तो मेरे को पता है कि पूरा कितना होता है, 360 होता है, 360 डिग्री। अगर आप इस पूरे 360 डिग्री में से अगर आप 65 डिग्री को माइनस कर दें, तो मिल जाएगा वैल्यू, मिलेगा ना? कितना जगह? 295 डिग्री, ऑप्शन बी। ठीक है, बिल्कुल सही है दिनेश पार्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या दिया है आपको? द बियरिंग ऑफ अ लाइन, the bearing of a line is north 56 डिग्री 20 मिनट 45 सेकेंड ईस्ट। आपकी एक बियरिंग दी हुई है आपको, ठीक है। आपको बोलता है उस एरिया का डिक्लाइनेशन, मैंने आपको मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन के बारे में बताया था। आपको डिक्लाइनेशन की वैल्यू दिया है उस एरिया का 1 डिग्री 20 मिनट वेस्ट है। आपको ट्रू नॉर्थ से उस लाइन का डायरेक्शन फाइंड करना है। देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। आप प्लस कब यूज करते हैं? प्लस कब यूज करते हैं? ईस्ट अगर हो रहा है डिक्लाइनेशन। आप नेगेटिव कब यूज करते हैं? वेस्ट में होता है डिक्लाइनेशन। लेकिन इस फॉर्मूले को आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपको वैल्यू किस में देगा?
होल सर्कल बियरिंग में अगर आपको वैल्यू देता तो आप इजीली इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड कर लेते। आपको मैग्नेटिक बियरिंग दिया था, डेक्लेरेशन दिया था, आपको ट्रू बियरिंग फाइंड करना था, फाइंड कर लेते इस फॉर्मूले से। लेकिन आप यहाँ पे फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। जब भी आपको क्वाड्रेंट बियरिंग में क्वेश्चन पूछता है, जब भी आपसे क्वेश्चन क्वाड्रेंट बियरिंग के टर्म में पूछता है, क्वाड्रेंट बियरिंग के टर्म में पूछता है, तो आपको आंसर इसके इस फॉर्मूले से नहीं बनाना है, आपको पहले ड्रॉ करना है। आपको पहले क्या करना है? ड्रॉ करना है लाइन। लाइन ड्रॉ करके बनाए हो आप पार्थ? डी दिनेश बी बोल रहे हैं इसका आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूले से बना दिए क्या? अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ऐसे, मेरे को दिया है डिक्लाइनेशन कितना दिया है, 1 डिग्री 20 मिनट वेस्ट दिया है। डिक्लाइनेशन जो दिया है वो 1 डिग्री 20 मिनट वेस्ट, इधर आपका ईस्ट इधर वेस्ट है, तो इसकी तरफ दिया है आपको। ये दिया है आपको 1 डिग्री 20 मिनट वेस्ट की तरफ है ये, है ना? ये कोई डिक्लाइनेशन हो गया। अब आपको क्या बोला है, ये जो बियरिंग दी हुई, मतलब ये आपको मैग्नेटिक बियरिंग दिया है, ये आपको मैग्नेटिक बियरिंग दिया है। तो ये जो आपको, जो मैंने ब्लू कलर से लाइन ड्रॉ किया है, ये आपका क्या है? ट्रू नॉर्थ है। ये आपको क्या है? ये आपका ट्रू नॉर्थ होता है। जो भी हम ये जो क्वाड्रेंट बनाते हैं ना, ये तो ये आपका ट्रू नॉर्थ है, आपका ट्रू साउथ है। तो ये ट्रू नॉर्थ हो गया, ट्रू साउथ है। जो मैंने इस रेड से बनाया लाइन, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है। ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है। लो, मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक, यहां तक क्लियर है? मैग्नेटिक नॉर्थ। अब देखिए, आपके पास मैग्नेटिक बियरिंग दिया है। जो एंगल आपका ट्रू ट्रू नॉर्थ से अगर मैं एंगल बनाऊंगी तो वो मेरा बनेगा ट्रू बियरिंग। अगर मैं मैग्नेटिक नॉर्थ से एंगल बनाऊंगी तो बनेगा मेरा मैग्नेटिक बियरिंग। तो मेरे को क्वेश्चन में तो ट्रू ट्रू फाइंड करना है, ट्रू बियरिंग फाइंड करना है। मेरे को मैग्नेटिक बियरिंग दिया है, तो मैग्नेटिक बियरिंग में कहां से ड्रॉ करूं? मैग्नेटिक बियरिंग में कहां से ड्रॉ करूं? यहां से ड्रॉ करूंगी। अब ये क्या दिया है? नॉर्थ से ईस्ट बोला है, तो मतलब मेरा नॉर्थ है, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ में कितना एंगल बन रहा है इसका? कितना एंगल बन रहा है? 56 डिग्री 20 मिनट 45 डिग्री ईस्ट। बन गया? बन गया? ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना था? आपको फाइंड क्या करना है? आपको ट्रू नॉर्थ फाइंड करना है, मतलब आपको ट्रू बियरिंग निकालना है, कि आपको ये ब्लैक फाइंड करना है। ये तो फाइंड करना है आपको। मतलब ये आपका जो ट्रू नॉर्थ से इस वाले जो लाइन है आपका, इसकी बियरिंग फाइंड करनी है। तो अगर इस पूरे ग्रीन में से मैं इस रेड को कर दूंगी माइनस, क्या करना पड़ेगा मेरे को? 56 डिग्री 20 मिनट 45 सेकेंड में से मेरे को 1 डिग्री और 20 मिनट करना पड़ेगा माइनस। लो, कर दो आप माइनस। तो यहाँ तो 45 पूरा आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 मिनट, और ये हो जाएगा 55 डिग्री। ऑप्शन डी सही है। क्लियर है? लेकिन देखो, इस फॉर्मूले से भी अगर आप बनाते हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाता। लेकिन वो बाई चांस की बात है बस। ठीक है, बाई चांस की बात है कि आप यहाँ पे, क्योंकि वेस्ट में डेक्लाइनेशन दिया था, आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लेते, जो वैल्यू थी उसको माइनस करते, आपको वैल्यू मिल जाता। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। जब भी आपको क्वाड्रेंट बियरिंग में, ये आप फॉर्मूला आप बेझिझक यूज करना। जब आपको क्वेश्चन जो है होल सर्कल बियरिंग के टर्म में पूछेगा, तो आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करें इस फॉर्मूले को। लेकिन जब भी वो क्वाड्रेंट बियरिंग के टर्म में बोलता है ना, क्वाड्रेंट के बियरिंग के टर्म में, से नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ऐसा लिख के दिया है, तो आप डायग्राम ड्रॉ करिए पहले। ठीक है, डायग्राम का ड्रॉ कर, सबसे पहले आप इसको ब्लू को बनाएंगे। सबसे पहले आप ब्लू लाइन ड्रॉ करेंगे। ब्लू लाइन मतलब कि ये ट्रू नॉर्थ वाला लाइन ड्रॉ करोगे। जब नॉर्मल बनाते हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आपका ट्रू वाला हो गया। उसके बाद जो भी आपको मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन दिया है, जो भी आपको मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन दिया है, ईस्ट दिया है या वेस्ट, डिपेंड करेगा। पहला आप ये करेंगे, दूसरा आप ये करेंगे, मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन को ड्रॉ करेंगे आप। ईस्ट का बोलेगा तो ईस्ट की तरफ बना दो, मतलब ये वाला लाइन आपका कौन सा लाइन? ये ऑरेंज वाला लाइन आप ड्रॉ करेंगे।
ठीक है, ऑरेंज लाइन को ड्रॉ करोगे आप, मैं लिख देती हूँ ऑरेंज लाइन। नेक्स्ट बता, आप ऑरेंज लाइन ड्रॉ करेंगे, ऑरेंज लाइन। ठीक है, अब आपको दिया है, अगर मैग्नेटिक बियरिंग दिया है तो आप मैग्नेटिक जो आपका ऑरेंज लाइन है वो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उससे आप एंगल बनाएंगे मैग्नेटिक बियरिंग का। और जो आपको ट्रू नॉर्थ, आप डायग्राम्स देख रहे हो कि आपको ट्रू बियरिंग फाइंड करना है। अब जहां दिख रहा है आपको, अब इस पूरे ग्रीन में से अगर आप इस रेड को माइनस करेंगे, यानी कि पूरे 56 डिग्री में से अगर आप इस 1 डिग्री को माइनस करते तो आपको वैल्यू मिलेगा ट्रू नॉर्थ का। बस आप यहां से बना दोगे उसको। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए आज लेते रखते हैं, नेक्स्ट इसमें और क्वेश्चन है वो कल के क्लास में देखते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। क्लियर है ना क्वेश्चन? डाउट तो नहीं है इसमें? To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.